नमस्कार, म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी नागपाल शरण। एक पुरानी कहावत है कि अगर अमेरिकी बाजार को जुकाम होता है तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं की सेहत खराब हो जाती है। हमने और आपने कुछ ऐसा ही 2007 से 2009 के दौरान भी देखा है। ऐसे ही कुछ बुरे संकेत जो हैं वो इस बार फिर से अमेरिकी अर्थव्यवस्था पे देखने को मिल रहे हैं। इस बार छोटी अवधि के अमेरिकी यील्ड बॉन्ड की दरें लंबी अवधि के अमेरिकी यील्ड बॉन्ड के दरों के मुकाबले ज्यादा हो गई हैं। इसे ही अर्थव्यवस्था के बुरे संकेत के तौर पर देखा भी जा रहा है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि ऐसे हालात में आप क्या करें, कहाँ निवेश करें और कहाँ नहीं। अपने विदेशी फंड्स में अगर आपने निवेश किया हुआ है तो अब क्या करना चाहिए? क्या मुनाफा वसूली करें या फिर इन्हीं फंड्स में बने रहें? इन्हीं सब सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट और म्यूचुअल फंड ट्रेनर प्रकाश रंजन सिन्हा जुड़ रहे हैं। प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत नमस्कार। तो प्रकाश जी, जैसा कि हम चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं और जैसे मैंने अभी बताया कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था जो है इस वक्त सुस्त नजर आ रही है, तो इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, पहली बात तो हम लोग जैसे ही स्लो डाउन की बात करते हैं तो बहुत सारे निवेशकों के मन में 2008 वाली इंसिडेंट आ जाएगी। बिल्कुल घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि स्लो डाउन जो है वो एक आपके इकोनॉमी का हिस्सा है। पहली बात तो हमें समझ में आनी चाहिए। भारत पे कितना असर होगा वो हम बाद में बात करेंगे। स्लो डाउन क्या है, थोड़ी सी हम इसको थोड़ी देर के लिए समझ लिए। देखिए, आपका एक हम टर्म सारे लोग जानते हैं जिसको हम कहते हैं जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक देश में आपका एक निश्चित अवधि में, जैसे अगर हम एक साल भर में बात करें तो आपके जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस होते हैं उसकी मार्केट वैल्यू, मॉनेटरी वैल्यू पे आप जब कैलकुलेट करते हैं तो वो कहलाता है आपको जीडीपी। अब क्या होता है, हर साल हम एक ग्रोथ रेट बढ़ाते हैं, क्योंकि निश्चित तौर पे पिछले साल के मुकाबले में थोड़ी महंगाई बढ़ती है, लोगों के सैलरीज बढ़ते हैं और लोगों के खर्च भी बढ़ते हैं, तो आप एक ग्रोथ प्रोजेक्शन करते हो। अब जैसे इसको ऐसा समझिए कि जैसे कि मान लीजिए जीडीपी ग्रोथ रेट आपने बोला कि 5% बढ़ेगा, लेकिन 5% की जगह 3% बढ़ गया, तो इसको हम एक स्लो डाउन कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी इकॉनमी पीछे चलेगी, ये स्लो डाउन है, क्योंकि जो आपने ग्रोथ प्रोजेक्ट किया था तो उसके मुकाबले में थोड़ा कम हुआ। अब ये यूएसए में क्या हो रहा है कि ये जो है देखा जाए पिछले वर्षों में, एक साल में अंदर में बहुत अच्छी एक इक्विटी की रैली आई थी, लेकिन अब जो रिसेंट ट्रेंड है वो दिख रहा है कि आपका जॉब कट्स हुए हैं और पर्सनल इनकम जो है लोगों की काफी कम हो गई है और इनफैक्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी भी काफी स्लो डाउन हो गई है, जिसकी वजह से ये स्लो डाउन आ रहा है। इसका असर इमीडिएटली बहुत सारे एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि नहीं आएगा, इसको आते आते भी लगभग 1 से 1.5 साल लग जाएगा, पहली बात। लेकिन इसी बीच जो वहां की सरकार है या जो वहां की फेड बैंक है वो कोई ना कोई कदम उठाएगी ताकि ये इसका एक बड़ा लंबा असर ना हो। तो स्लो डाउन एक इकोनॉमिक प्रोसेस है, पहली बात। लेकिन ये अगर एक क्वार्टर, दो तीन क्वार्टर तक अगर होता है तो डरने की उतनी बात नहीं है, बट उसके बाद अगर ये लंबा खिंचता है तो जिसको हम बोलते हैं कि एक रिसेशनरी ट्रेंड में चला गया है, वो वहां से थोड़ा खतरनाक होता है। क्योंकि अभी थोड़ा सा इंडिकेशंस दिख रहे हैं कि स्लो डाउन के एक असर दिख रहे हैं। एक्चुअली ये रिसेशन में टर्न होगा कि नहीं होगा, ये एक देखने वाली बात है। सो कुछ न कुछ वहां की सरकार और कुछ न कुछ वहां की फेडरल बैंक करेगी, ये मेरा विश्वास है। बिल्कुल, लेकिन प्रकाश जी, जैसा कि हमने शुरुआत में भी जिक्र किया था कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था को हल्की से भी कुछ दिक्कत आती है तो तुरंत उसका असर जो है वो बाकी बाजारों पर देखने को मिलता है। भारत भी जो है वो अछूता नहीं है, तो आप क्या देखते हैं कि आखिरकार इसका भारत पर किस तरह का असर पड़ेगा? देखिए, यहाँ पे मैं एक बात बोलूंगा कि आज जो भारत की जो इकोनॉमी है, आपको पता है कि हम फर्स्ट 5 में आ चुके हैं। अब हमारी वो इकोनॉमी नहीं है जो आज से 10 साल पहले की थी, पहली बात तो ये। आज आपकी जो ग्रोथ जो हो रही है आपके देश के अंदर, वो डोमेस्टिक कंजम्पशन की वजह से बहुत ज़्यादा हो रही है। आज डोमेस्टिक जो इन्फ्लोज भी हैं वो आपको आपके रियल इकोनॉमी को हेल्प कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। बहुत एक छोटी सी मैं आपको उदाहरण दूंगा। जैसे आपने अपने शुरू में बोला था कि आज यूएसए में क्या हो रहा है, शॉर्ट टर्म यील्ड जो है वो लॉन्ग टर्म यील्ड से ज़्यादा हो गया है। इसका मतलब बड़ा साफ है कि आज मैं अगर किसी को पैसा देता हूं ब्याज पर, तो मैं लॉन्ग टर्म अवधि के लिए नहीं दे सकता हूं, क्योंकि वो मुझे डर लग रहा है, क्योंकि इकोनॉमी पता नहीं किस करवट बदलेगी, और इसलिए मैं अपने पैसे को शॉर्ट टर्म ही रखना चाहता हूं। अगर आप भारत के अंदर आप देखेंगे आज की डेट पे, और मैं अगर शॉर्ट टर्म यील्ड लूं, अगर मैं जैसे 1 साल का जीसेक यील्ड लूं और 10 साल का जीसेक यील्ड को कंपेयर करूं, तो आपको दिखेगा कि 1 साल का जीसेक यील्ड के मुकाबले में 10 साल का जीसेक यील्ड ज़्यादा आपको है। यानी अगर 6.4 है अगर 1 साल का यील्ड, तो लगभग 7.35 है आपको 10 साल का यील्ड।
तो ये 80 बेसिस पॉइंट का गैप जी। है, जो कि एक पॉजिटिव सिग्नल है। तो भारत पे इसका असर नहीं होगा। अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा कि आपकी जीडीपी ग्रोथ रेट थोड़ी सी रिवाइज हुई है, बट स्टिल इट इज 7.2, जो कि अगर बाकी अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले में देखिए तो एक बेहतर है। आपका ऑलरेडी आरबीआई ने आपको 25 बेसिस पॉइंट कट करके रिपो रेट को 6% कर दिया है, जिसका असर आपको स्ट्रेट अवे आपको होम लोन और कंज्यूमर लोन पे पड़ेगा। तो ये आपको पॉजिटिव स्टेप्स हैं जो कि भारत में ऑलरेडी लिए जा चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता है इसका कोई असर पड़ेगा, बल्कि इसका पॉजिटिव असर पड़ेगा। भारत के बाहर के निवेश जो है वो भारत में ज्यादा आएंगे, और जो कि ऑलरेडी हमने देखा है मार्च में और जनवरी, और ये पूरा हम क्वार्टर ले लें तो बहुत अच्छा हमारे पास इन्फ्लो हुआ है, डेट में भी और इक्विटी में भी। तो मैं अगर यहां से देखता हूं तो मुझे भारत के लिए पॉजिटिव दिखता है, नेगेटिव नहीं दिखता है। बिल्कुल, अगर विदेशी निवेश भारत में आता है तो कहीं ना कहीं फायदा जो है वो भारत की इकोनॉमी को ही मिलेगा। लेकिन अगर हम छोटी अवधि की बात करते हैं तो उसमें कैसा असर देखने को आपको मिल रहा है? क्योंकि अगर हम रुपए की बात करें या फिर सोने की बात करें तो इन तमाम फैक्टर्स पर किस तरह का असर दिखेगा? देखिए, रुपया आज के डेट पे एक बड़े मैं बोल सकता हूँ एक स्टेबल लेवल पे है। किस लेवल पे स्टेबल रहेगा बहुत कहना मुश्किल है, क्योंकि 2-3 फैक्टर्स हैं जो आपको दिखना पड़ेगा। पहली बात कि एक, आप एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, आप इंपोर्ट भी कर रहे हैं। अगर रुपया बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया तो आपके इंपोर्ट को फ़ायदा देता है, बट एक्सपोर्ट को नहीं देता है। सो हमेशा जो रिजर्व बैंक चाहेगा हमेशा कि आपका जो है एक्सपोर्ट लेड इकॉनमी बने, यानी आपका रुपया स्ट्रांग रहे बट इतना भी ज़्यादा स्ट्रांग ना हो कि आपको इंपोर्ट को फायदा हो और एक्सपोर्ट को ना हो। तो ये एक रेंज बाउंड रहेगा, जो कि मेरे ख्याल से लगभग 68 के आसपास अभी आज की स्थिति में स्टेबल दिख रहा है। तो बहुत ज़्यादा नहीं होने वाला है। और चूंकि आपकी अगर इकॉनमी ग्रो कर रही है, जो कि ऑलरेडी दिख रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ भी अगर आप देखिएगा तो पिछले साल 2 साल का इक्विटी का रिटर्न बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं आया है, क्योंकि कॉर्पोरेट अर्निंग्स पे उतनी असर नहीं पड़ी है। लेकिन अब ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है, और विद ऑल प्रोबेबिलिटीज अगर एक स्टेबल गवर्नमेंट आती है और पॉलिसीज में कोई बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं होता है, हम उसी पॉलिसीज के साथ मूव करते हैं। फॉरेन इन्वेस्टर्स का आपको ऑलरेडी एक विश्वास दिख रहा है भारत के मार्केट पे, तो मुझे दिखता नहीं है कि यहाँ पे कोई असर होने वाला है। बट फिर भी मैं अपने निवेशकों को एक चीज़ बोलूँगा कि आप शॉर्ट टर्म में इक्विटी पे कभी भी ज़्यादा खतरा नहीं ले, यानी आपकी शॉर्ट टर्म की जो भी रिक्वायरमेंट है इन्वेस्टमेंट की, वो आपको हमेशा डेट में होना चाहिए, ना कि इक्विटी में। बिल्कुल, शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट जो है वो डेट में रखेंगे तो बेहतर रहेगा। इक्विटी तो खैर वैसे ही उसमें जोखिम बहुत ज़्यादा होता है, तो शॉर्ट टर्म के लिए तो कभी भी हम जो है सलाह नहीं देते हैं। खैर, इस बीच में हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ गए हैं प्रकाश जी, उनके पास सीधा चलते हैं। धनराज हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है धनराज जी। जी मैम। जी, अपना सवाल पूछिए। मैम, मैं 20,000 का अप्रोक्स SIP करता हूँ। DSP, मिड कैप, DSP, स्मॉल कैप, आदित्य बिरला सनलाइफ, एडवांटेज फंड, कोटक प्योर वैल्यू फंड और HDFC मिड कैप और HDFC हाइब्रिड में। तो मेरा 20 ईयर का टारगेट है मैडम 1.5 करोड़ का, तो मीट हो जाएगा? जी बिल्कुल। तो प्रकाश जी, क्या सलाह देना चाहेंगे आप धनराज जी को? ये जानना चाहते हैं कि क्या इनका टारगेट जो है वो मीट हो पाएगा, और इसके अलावा क्या किसी तरह के फंड्स का में बदलाव करने की कोई ज़रूरत है? नहीं, अगर मैं एक अज्यूम करूं कि 15% का एनुअलाइज CAGR होगा तो ये अपने अचीव कर लेंगे। बट मैं इनको सिर्फ थोड़ा एक ही सलाह दूंगा कि मैं जो इनके पोर्टफोलियो में देख रहा हूँ उसमें मिड कैप और स्मॉल कैप का थोड़ा डोमिनेंस देख रहा हूँ। तो मेरा एक सुझाव होगा कि आप जब भी पोर्टफोलियो बनाते हैं तो उसमें से आपका ज़्यादा बड़ा हिस्सा जो होना चाहिए वो हमेशा लार्ज कैप, लार्ज एंड मिड कैप या मल्टी कैप, ये आपका ज़्यादा बड़ा हिस्सा होना चाहिए। हमेशा मिड एंड स्मॉल में रखिए, बट थोड़ा कम प्रोपोर्शन में रखिए। तो ये मेरा एक सुझाव होगा कि या तो आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो कीजिए लार्ज कैप में, और अगर नहीं कर सकते हैं तो इसी में से कोई एक फंड के अंदर आप मिड या स्मॉल में से एक को आप मूव कर लीजिए लार्ज कैप में, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। तो उम्मीद करते हैं धनराज जी कि प्रकाश जी की सलाह के साथ आप अपने लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लेंगे। अगर रुपए में मजबूती आती है तो क्या लिक्विड फंड्स जिनके पास हैं उनको किसी तरह का फायदा होता हुआ नजर आ रहा है? नहीं, देखिए, आपको अगर आप देखें तो यहाँ जैसे आपको डेट फंड्स तो हमेशा आपको एक स्टेबल रिटर्न तो देंगे ही, वो तो बात सही है। और जैसा कि बाहर से पैसे आ रहे हैं वो आपको फ़ायदा दे रहा है इंडियन मार्केट को, और डोमेस्टिक इन्फ्लोज भी आपको आ रहे हैं। तो लिक्विड फंड की जहाँ तक बात है, लिक्विड फंड जब भी हम इन्वेस्ट करते हैं तो हम बहुत एक शॉर्ट अवधि के लिए करते हैं, जो कि लगभग 3 महीने का होता है। मैं लिक्विड फंड की जगह बोलूँगा कि आप शॉर्ट टर्म डेट फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करें,
तो ज़्यादा बेहतर होगा। और जब भी मैं शॉर्ट टर्म डेट फंड्स कर रहा हूँ तो मैक्सिमम मैं मैच्योरिटी जो देख रहा हूँ वो 1 साल से तक का देख रहा हूँ, पहली बात। अगर मान लीजिए जी। यूएस का एक असर भी आता है भारत पर, अगर आता भी है, और अगर आप इसको जज करना चाहते हैं तो एक बड़ा सिंपल तरीका मैं अपने निवेशकों को बताऊंगा कि आप ये जो मैक्रो वेरिएबल्स हैं वो तो आप ट्रैक कर ही रहे हैं, बट अगर आप शॉर्ट टर्म यील्ड और लॉन्ग टर्म यील्ड को आप देखते रहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर शॉर्ट टर्म 1 साल का यील्ड आपको 6% है और 10 साल का जीसेक यील्ड आपको 7% है, अगर रिसेशन की ओर हम बढ़ते हैं, अगर उसका असर होता है तो आपको हमेशा होगा कि दोनों जो यील्ड्स हैं वो लोअर होने लगेंगी और ये जो स्प्रेड 100 बेसिस पॉइंट का है ये भी श्रिंक करने लगेगा। और एक समय ऐसा आता है कि आपको शॉर्ट टर्म यील्ड जो होता है वो आपको ज़्यादा होता है लॉन्ग टर्म यील्ड से, जो कि अभी हम अमेरिका में देख रहे हैं। तो ये पहली बात, ये हिंदुस्तान में एक पॉजिटिव चीज़ है, तो ये डरने की बात नहीं है। फिर भी मेरा राय ये होगा कि आप शॉर्ट टर्म डेट फंड्स के अंदर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो डरने की कोई बात नहीं है। बिल्कुल, अगर आप शॉर्ट टर्म डेट फंड्स में निवेश करेंगे तो आपको किसी तरह से घबराना नहीं पड़ेगा। खैर, इस बीच में एक कॉलर और हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ रवि शर्मा जी जुड़े हैं। रवि शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैडम, मैं गाजियाबाद से बोल रहा हूँ। जी, अपना सवाल पूछिए। एक्चुअली मैंने क्वेरी किया था, तो शायद आपके पास पोर्टफोलियो होगा, तो उस पे मेरे को एक्चुअली एक सजेशन लेना था। क्या मेरे को कोई और फंड इसमें ऐड करना चाहिए कि इज इट सफिशिएंट टू मूव ऑन? बिल्कुल, तो रवि शर्मा जी का, प्रकाश जी, इनकी उम्र जो है करीब 25 साल है और इनके पोर्टफोलियो में 4 फंड शामिल हैं, जिनमें एक्सिस ब्लू चिप, मिराई एसेट इंडिया इक्विटी, मिराई एसेट टेक सेवर फंड, एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड है। तो ये जानना चाहते हैं कि पोर्टफोलियो में किसी तरह का बदलाव किया जाए क्या? नहीं, थोड़ा सा देखिए, पोर्टफोलियो में मैं इनको बोलूँगा तो ये हमेशा मॉनिटर करते रहें, क्योंकि जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो निश्चित तौर पे उस वक्त आप जो बेस्ट फंड होता है उसी के अंदर करते हैं। लेकिन वक्त के साथ कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं और आपके फंड अच्छे या बुरे होते रहते हैं, तो मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है हर 3 महीने में। और बहुत ज़रूरी है, बहुत सारे आपके इंडिपेंडेंट फंड रैंकिंग एजेंसीज हैं, आप गूगल करेंगे तो आपको दिख जाएंगे। हमेशा आप कोशिश कीजिए कि आपका जो फंड हो वो 3 स्टार उससे ऊपर रेटेड फंड में हो, कैटेगरी में हो, या आपके टॉप 2 क्वार्टाइल में होगा, पहली बात। दूसरी बात, ये चूंकि 25 साल के हैं, इन्होंने अपनी उम्र बताया, तो ये जितना ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए और एक अच्छे इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करें तो उनके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि जो उन्होंने पूछा कि और मुझे कितना करना चाहिए, ये इनके ऊपर डिपेंड करता है। आप जितना ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो विश्वास मानिए आज से 15-20 साल बाद आपको एक बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा, जो कि आपके लिए एक बहुत ही सुखद, उसके बाद वाले जीवन के लिए आपको बहुत काम आएगा। बिल्कुल, तो रवि जी, आपके लिए सलाह ये है कि इक्विटी फंड्स को अगर आप चुनेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट का जो है वो नजरिया रखें, कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा फायदा आगे आने वाले समय में देगा। खैर, प्रकाश जी, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं विदेशी फंड्स की। चूंकि विदेशी फंड्स को लेकर जो है वो लोग थोड़ा सा घबराए हुए हैं, निवेशक घबराए हुए हैं, तो ऐसे में आप क्या सलाह देंगे कि क्या विदेशी फंड्स में बने रहना चाहिए या फिलहाल जो है प्रॉफिट बुक करने का वक्त आ चुका है? देखिए, जब हम विदेशी फंड्स की बात करते हैं तो वहाँ पे भी 2 तरह के आपके हैं, एक यूएस बेस्ड फंड है और दूसरा आपको इमर्जिंग मार्केट है, जैसे मैं ब्राज़ील वगैरह फंड्स हैं। पिछले 1 साल के अंदर यूएस बेस्ड फंड ने सबसे ज़्यादा अच्छा रिटर्न दिया है, और क्योंकि इसका वजह बहुत अच्छा, एक रैली अच्छी आई है वहाँ पर, और जो कि इमर्जिंग मार्केट से भी पैसा का वहाँ पे अच्छा इन्फ्लोज हुआ है। और अगर आप उसकी रिटर्न की, अगर आप आज डोमेस्टिक फंड से अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको दिखेगा बहुत अच्छा रिटर्न आया है। लेकिन अब चूंकि यूएस में ये दिख रहा है, अगले 12-18 महीने का एक दिख रहा है आपको, एक स्लो डाउन दिख रहा है, तो ये होगा आपको कि आपको जो पैसे वहां से मूव करने शुरू हो जाएंगे। मेरा देखिए अपना हमेशा मानना है, और मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में भी हमेशा बोला है कि ये जो आप फॉरेन फंड्स या जो भी ये इस तरह के बाजार में आप इन्वेस्ट करते हैं, आप हमेशा एक करेंसी रिस्क लेते हैं, और करेंसी रिस्क लेते हैं, और जब आपको दिखने लगता है कि जो सामने वाली करेंसी है रुपये के मुकाबले में अब वो उतनी स्ट्रांग नहीं रही, यानी रुपये ज़्यादा स्ट्रांग दिख रहा है, तो आपको हमेशा एक रिवर्स डायरेक्शन में पैसे को मूव करना चाहिए। टैक्टिकल आपका इन्वेस्टमेंट होता है, और वो टैक्टिकल फ़ायदा आपको मुझे लगता है मिल गया है। मेरा मानना है कि आज अगर आप प्रॉफिट बुक कर लें तो बहुत अच्छा होगा, पर्टिकुलरली यूएस बेस्ड फंड में।
बिल्कुल, तो प्रॉफिट बुक अगर आप कर लेंगे इस वक्त यूएस बेस्ड फंड्स में, तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए फायदे का सौदा जो है साबित हो सकता है। खैर प्रकाश जी, हमारे पास एक सवाल जो है वो फेसबुक के जरिए आया है, उसको भी शामिल कर लेते हैं। संदीप सभरवाल का सवाल है, ये बताते हैं कि मेरा एसेट इंडिया इक्विटी फंड में निवेश कर रहे हैं और अगले महीने इस फंड का कैटेगरी जो है वो चेंज हो रहा है, ये लार्ज कैप फंड बन रहा है, तो ऐसे में ये जानना चाहते हैं कि कोई एक मल्टी कैप फंड इन्हें सुझा दिया जाए जिसमें ये निवेश कर पाए। नहीं, देखिए, फंड का नाम चेंज होने से आपके फंड के परफॉर्मेंस में बहुत फर्क नहीं पड़ता है। आपको पहली बात बेसिक चीज ये देखना पड़ेगा, अगर वो फंड आज तक अगर अच्छी कर रही है तो आपको उसके अंदर रहिए। दूसरी बात, जैसे आपने बोला कि लार्ज कैप ये होने वाली है, लार्ज कैप का मतलब ये बहुत सिंपल सी बात है कि आज जो आपके इंडियन स्टॉक मार्केट में जिसका लिस्ट एमफी निकालेगा, टॉप 100 कंपनीज बेस्ड ऑन मार्केट कैपिटलाइजेशन होगी, यानी वो 100 बड़ी कंपनीज के अंदर ही पैसा निवेश होगा। तो उस हालत में फंड के हिसाब से कोई आपको फर्क नहीं पड़ता है। नाम बदलने से आप बहुत ज़्यादा आपके ऊपर कोई असर नहीं होता है, तो आप फंड के अंदर कंटिन्यू कर सकते हैं अगर फंड की परफॉर्मेंस अच्छी है। अगर आप मल्टी कैप में मूव करना चाहते हैं तो वो भी अच्छा हो सकता है। उसका वजह क्या मैं आपको बता रहा हूँ, मल्टी कैप में मिड और स्मॉल कैप का भी एक प्रोपोर्शन रहेगा जो कि लार्ज कैप से ज़्यादा रहेगा। पिछले साल 2 साल में स्मॉल और मिड कैप ने बहुत अच्छा नहीं किया है और वो लगभग एक बॉटम पे आ चुके हैं और यहाँ से आपको एक अच्छा अप ट्रेंड दिख रहा है। तो अगर आप मल्टी कैप में भी मूव करते हैं या फिर आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट अगर मल्टी कैप में करते हैं तो वो एक अच्छा आपके लिए रहेगा। बिल्कुल, तो संदीप जी, प्रकाश जी की सलाह के अनुसार अगर आप निवेश करेंगे तो आपके लिए फ़ायदा ही रहेगा। एक सवाल और हमारे पास ईमेल के जरिए आया हुआ है देबोरा का। ये बताते हैं कि इनकी उम्र जो है 35 साल है और 15 साल के लिए निवेश करने के लिए फंड्स जानना चाहते हैं। इन्हें अपनी बेटियों के लिए इन्होंने 2 लाख रुपए की बैंक में एफडी की हुई है और बाद में इन्हें अपनी बेटियों के लिए 40 लाख रुपए का फंड चाहिए। 10 लाख रुपए एक मुश्त जो है ये निवेश करना चाहते हैं और निवेश से जो है ये 15 साल में 80 लाख रुपए अभी चाहते हैं। साथ ही 2 लाख रुपए एक मुश्त निवेश करने के लिए भी ये फंड्स जानना चाहते हैं और इसमें इन्हें 5 साल में 10 लाख रुपया चाहिए। तो क्या सलाह देंगे आप देबोरा को? देखिए, पहली बात इन्होंने बोला ये अपनी बेटी के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अब इनका गोल क्या है मुझे नहीं पता। निश्चित तौर पे मैं जो अंदाजा लगा सकता हूँ वो हायर एजुकेशन हो सकता है या शादी हो सकता है। अभी इनकी बच्चियों की उम्र इनकी उम्र को देख के लगता है कम ही है, यानी ये चीज़ जो इनको पैसा चाहिए होगा मेरे ख्याल से 10 साल या 15 साल के लगभग चाहिए होगा। और जैसा कि उनके सवाल से भी ये दिख रहा है कि उनको उस वक्त 80 लाख के चाहिए। एफडी में आप अगर इन्वेस्ट करके ये जो आप रिटर्न चाहती हैं वो आपको नहीं मिलेगा, ये बहुत आपको मैं स्पष्ट बता दूं। तो आपको, और चूंकि आपकी अवधि लंबी है तो ये शॉर्ट टर्म जो मार्केट वॉलेटिलिटी भी होगी या जो भी हम बात कर रहे हैं उतार चढ़ाव, ये जो भी बात कर रहे हैं, इसका आपको कोई ज़्यादा असर नहीं मिलेगा। तो मेरा सुझाव होगा कि अगर आपको ये पैसा 10 साल 15 साल के बाद चाहिए है तो बिल्कुल ये एफडी में आप निकाल कर इसको एक अच्छे इक्विटी म्यूचुअल फंड में डाल दीजिए, लार्ज कैप या मल्टी कैप, जो भी आपको जो अच्छे फंड्स हैं उसमें आप डाल दीजिए। ये सुझाव पहला है। दूसरा, इन्होंने बोला कि ये 2 लाख चाहती हैं 10 लाख हो जाए 5 साल में, फिर वही बात है, एफडी में सवाल ही नहीं पैदा होता है क्योंकि आपको आप किसी भी आप ग्रोथ रेट से लगा लीजिए तो नहीं होगा। इक्विटी फंड में भी इतना होगा कि नहीं होगा कहना मुश्किल है, बट निश्चित तौर पे 5-7 लाख तो हो ही जाएगा अगर हम इवन 15% का CAGR अगर अज्यूम करें तो। लेकिन इसके पहले मैं एक और भी चीज उनको बोलना चाहूंगा कि जब भी आप इन्वेस्ट करें तो एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपकी जो इमीडिएट लिक्विडिटी है, जो कि मैं अगले 3 साल की बात करता हूं, उसको आप हमेशा सेफ रिटर्न में रखिए, डेट में रखिए और आपकी जो लॉन्ग टर्म सेफ रिटर्न में रखिए। और देबोरा जी, ये भी जरूर ध्यान रखिएगा कि निवेश से पहले किसी निवेश सलाहकार की मदद जरूर लें अगर आप बिल्कुल नए निवेशक हैं और नहीं जानते कि किस तरह से निवेश करना है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को अमेरिकी बाजार में आई इस सुस्ती के बारे में तमाम बारीकियां समझाने के लिए। तो आज की खास पेशकश में इतना ही।